हेलो एवरीवन, दिस इज गौरव एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन जी क्लासेस। आप सभी को मेरे क्लासेस में स्वागत है। और आज मैं आपको लेटर राइटिंग बताने वाला हूँ। अब आपको लग रहा हो कि लेटर राइटिंग सीखकर क्या करेंगे, तो इससे दो एस्पेक्ट्स पे मैं बताता हूँ। अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो उसके एस्पेक्ट पे मैं बताता हूँ, उनके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। और अगर आप कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए मैं बताता हूँ ये क्यों इंपॉर्टेंस है आपके लिए। तो सबसे पहले तो आपको पता होगा लेटर राइटिंग्स का कुछ फॉर्मेट होता है, वो मैं एक्सप्लेन करूंगा। और लेटर राइटिंग आपको पता है क्लास 4 से लेकर क्लास 11 12 तक आपका लेटर्स राइटिंग आता है, कंपलसरी आता है एग्जाम में। और अगर ये फॉर्मेट सीख लिया आप तो हर एग्जाम में आपके मार्क्स पक्के हो गए। अब कॉम्पिटेटिव स्टूडेंट्स के लिए मैं बात करूं तो आपका लेटर्स राइटिंग आपका जब भी पीटी मेंस एग्जाम दे लेते हैं आप लोग, तो आपका डिस्क्रिप्टिव में ये पूछा जाता है। और लेटर्स राइटिंग का इतना ज़्यादा रोल होता है एग्जाम में कि अगर आपने पीटी बहुत अच्छे मार्क्स से क्रैक कर लिया, मेंस में बहुत अच्छे मार्क्स लिया है और लेटर राइटिंग्स में अगर आपने मार्क्स अच्छा नहीं स्कोर कर पाया, तो दो तरह का आपका इससे नुकसान हो सकता है। पहला नुकसान तो हो सकता है कि अगर आपका मार्क्स पासिंग मार्क्स आ भी गया तो आपका रैंकिंग काफ़ी पीछे चला जाएगा। सेकंड अगर है कि अगर आपने लेटर राइटिंग में ही फेल हो गए, अगर इसमें ही आपने अपना जो पासिंग मार्क्स है उसे आप क्रॉस नहीं कर पाए, तो आपका पीटी मेंस का ये साल 1.5 साल 2 साल का जो मेहनत था वो सारा बर्बाद चला जाएगा। ये तो था इंट्रोडक्शन अबाउट द लेटर्स। अब मैं बात करता हूँ पावर्स ऑफ द लेटर्स। तो लेटर्स के क्या पावर होते हैं, तो आपने सुना होगा ना, बंदूक से ज़्यादा ताकत कलम में होता है या पेन में होता है। ये मैं बचपन से सुनता था, ये घरों में भी हम लोग सुनते रहे हैं ये स्टोरी। बस इसका पावर जो था, मुझे लगता था अरे यार मैं अगर सीबीआई बन जाऊँ या इनकम टैक्स ऑफिसर बन जाऊँ तो मैं ये कर लूँगा वो कर लूँगा, मुझे लोग कुछ नहीं करेंगे। मतलब पॉजिटिव वे में कि जो लोग मुझे परेशान करते हैं या जो लोग मुझे बहुत ऐसा वैसा करते हैं, मेरे पास जॉब होगा तो मुझे लोग ऐसा मतलब अच्छे नज़र से देखेंगे। बट पावर्स ऑफ द लेटर सिर्फ ऐसा ही नहीं, पेन का जो पावर है वो ऐसा ही नहीं कि आप किसी जॉब में हैं तभी आपके पास पावर है। मैं अपना दो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपसे शेयर करता हूँ। रिसेंटली मुझे अपने नज़दीकी एरिया का जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं, जो जहाँ ब्लॉक होता है वहाँ पे कुछ काम करवाना था। और वहाँ का क्लर्क जो था वो मुझसे 2,000 रुपये डिमांड कर रहा था। मैंने जस्ट वहीं पे बैठ कर के 5 मिनट के अंदर लेटर लिखा और वहाँ के जो सीईओ हैं उनके पास जाकर दे दिया। बस वो सीईओ मेरे सामने ही उनको बुलाए, डांटे, और उनके बाद वो मेरा काम 2,000 रुपये बचा भी। और मेरा काम अगर उन लोग को फेयर में रहते तो शायद 1 मंथ लगा देता, और वो काम मेरा 24 घंटे के अंदर हो गया था, क्योंकि मैंने अप्लीकेशन दिया था और नेक्स्ट डे ही मुझे बुलाया गया था कि आप 10 से 11 बजे तक आकर अपना सर्टिफिकेट ले जा सकते हैं। ये तो हो गया आपका ब्लॉक के बारे में। उसके बाद मैं रिसेंटली अभी 1 वीक पहले की कहानी बता रहा हूँ। मैंने आईडीबीआई बैंक गया था और आईडीबीआई बैंक में मुझे एलआईसी का पैसा को डिपॉजिट करना था, क्योंकि एलआईसी का पेमेंट अब आईडीबीआई बैंक भी ले रही है। और जब मैं वहाँ गया था तो मेरे पास ओनली 100 रुपीज़ कॉइन्स थे, वो भी 10-10 के कॉइन्स थे। और मैम ने वहाँ लेने से इनकार कर दिया। मैंने काफ़ी रिक्वेस्ट किया मैम से, तो मैम गुस्सा करके मैम ने मुझ पर गुस्सा किया और मैम ने बोला मैं आपके पैसा को नहीं एक्सेप्ट करूंगी, आप जाकर मैनेजर से मिलिए। और अनफॉर्चुनेटली मैनेजर वहीं पे था और वो बोल रहा है कि आपका पैसा एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, आपको जो करना है कीजिए, यहाँ पे आपका पैसा नहीं लिया जाएगा। और अभी जो आपका पता है अभी कोरोना टाइम में 2 बजे ही बैंक बंद हो रहे हैं, तो उसने मुझे बोला कि इनको बाहर करो, गार्ड्स को बोला कि इनको बाहर करो, और एलआईसी का पैसा आज के बाद कोई नहीं लेना यहाँ पे। बस मेरा गुस्सा बहुत ज़्यादा हाई हो चुका था। अब वहाँ पे गुस्सा हाई होने का मतलब है अपने गुस्से को पेन से निकाल सकते हैं, अपने लड़ाई झगड़ा करके नहीं निकाल सकते हैं। मैंने वहाँ के, आपको बिलीव नहीं होगा, मेरे पास वाइट पेपर नहीं था, मैंने वहाँ के डस्टबिन से वाइट पेपर लिया और विद इन 5 मिनट्स मैंने एक एप्लीकेशन तैयार किया और उसमें डायरेक्टली लिखा था मैन टू द मैनेजर के, वो मैंने उसमें डेजिग्नेशन दे रखा था। और मैनेजर से ये मैंने रिटर्न में मांगा कि आप एलआईसी का पैसा को एक्सेप्ट नहीं करेंगे अपने ब्रांच में। ये जब मैनेजर ने देखा, पहले तो क्लर्क को मैंने दिया, तो क्लर्क मैम ने तो बोला ये मेरा काम नहीं, आप मैनेजर से मिलिए। मैनेजर से मिला तो आप बिलीव नहीं करेंगे, मैनेजर का भाषा ही, लैंग्वेज ही जस्ट अपोजिट चेंज हो गया। उन्होंने इतना प्यार से फिर मेरे से बात करने लगा कि मैंने उनसे ये भी बोला कि आप इस पे साइन कीजिए कि आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और इसको मैं जीमेल करूंगा रिलेटेड जो कंसर्न अथॉरिटी होंगे या कंसर्न ब्रांच होंगे या हेड ऑफिस जो होंगे, या फिर मैं इसे मैं ऑफलाइन रेलवे के द्वारा या पोस्ट ऑफिस के द्वारा मैं इसे जस्ट 24 घंटे के अंदर स्पीड पोस्ट करूंगा। उसके बाद जो उनकी बोलती बंद हुई वो शायद आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कैसा वो नज़ारा होगा। तो ये तो पावर ऑफ द लेटर्स मैंने बताया।
अब पोलाइट पावर ऑफ द लेटर्स मैं बताता हूँ। पोलाइट पावर ऑफ द लेटर्स का मतलब ये होता है कि जब आप किसी अगर आपने भी अभी जस्ट कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे होंगे, आप जब वहाँ का फी के बारे में पता करते होंगे तो शायद आपको पता होगा कि आपको एक फिक्स फी बताया जाता है 10,000 15,000। अगर आपने वहाँ पे जाकर एप्लीकेशन दे दिया कि सर मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, या मैं खुद इनकम करके पढ़ रहा हूँ, या मैं कुछ पार्ट टाइम जॉब करके ये काम कर रहा हूँ, मैं पढ़ना चाहता हूँ, तो आपके लेटर्स का इतना इफेक्टिव पावर होता है वहाँ पे कि वहाँ पे जो प्रिंसिपल या डायरेक्टर जो होंगे वो खुद ही अपने हिसाब से कुछ ना कुछ आपके पेमेंट को कम कर देते हैं, आपके फी को कम कर देते हैं। ये पॉजिटिव पावर है इसका, जो पॉजिटिव इफेक्ट है आपका। आप वहाँ पे डायरेक्टली मुंह खोलकर नहीं बोल सकते सर मैं आपको पेमेंट इतना नहीं कर पाऊंगा, बट आपका जो लेटर्स है ये बहुत कुछ कह जाता है। ये तो हो गए आप लोग कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स वाले। अगर आप स्कूल में भी हैं तो हो सकता है कि आपके कभी ना कभी फैमिली में ऐसा कुछ सिचुएशन आता है कि उस समय आपके जो अर्निंग मेंबर जो होते हैं उनको कुछ मतलब कोई बीमारी हो गया या किसी कारण से वो 1 मंथ 2 मंथ नहीं अर्न कर पाए, तो वैसे सिचुएशन में भी आप अपने डॉक्टर्स का बिल अटैच करके अगर एप्लीकेशन देते हैं अपने स्कूल में, तो वहाँ पे भी आप पे सुनवाई होता है और वहाँ भी आपका फी को कम कर दिया जाता है या शायद माफ भी कर दिया जाता है। तो दीज आर दी पॉजिटिव एंड इफेक्टिव वे ऑफ लेटर्स। आप ये समझ लिए कि लेटर्स का कितना व्यापक रोल है। और ये तो मैं जस्ट फ्यू पॉइंट्स ही बता रहा हूँ आपको, बताने को तो बहुत इसके पावर्स का है जो मैं शायद अगर एक्सप्लेन करूँ तो मेरा ये वीडियो सेशन उसी में चला जाए। तो अब मैं लेटर्स को स्टार्ट करता हूँ और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि लेटर्स राइटिंग अगर आप सीख रहे हैं तो इसे एटलीस्ट वंस इन अ वीक जरूर प्रैक्टिस कीजिए, और फिर आप 3 से 4 वीक अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया तो ये परमानेंटली आपके माइंड में सेटअप हो जाएगा, क्योंकि बहुत बहुत बड़ा चीज़ नहीं है जिसे सीखना मतलब बहुत मुश्किल है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो लेटर्स में हम लोग 4 काइंड्स के बारे में पढ़ते हैं, 4 टाइप्स होते हैं लेटर्स का। इसके बारे में मैं एक्सप्लेन कर दे जाता हूँ। सबसे पहला तो होता है लेटर्स टू द ऑफिशियल्स, या ऑफिशियल लेटर्स बोलते हैं, जो हम लोग ऑफिसर्स को भेजते हैं, या फिर पोलाइट वे में हम लोग जो जहाँ पे हम लोग भेजते हैं, जैसे कोई प्रिंसिपल हो गए या फिर कोई डायरेक्टर्स हो गए, उनके पास अगर हमको लेटर्स भेजना है तो हम लोग उसे ऑफिशियल लेटर्स के नाम से जानते हैं, क्योंकि वो किसी न किसी रिलेटेड ऑफिस में ही भेजते हैं हम लोग। और ये ऑफिशियल लेटर्स ही बच्चों को स्कूल वगैरह में भी आता है कि राइट द लेटर टू द एप्लीकेशन, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल के पास जो हम लोग लेटर लिखते हैं वो एक तरह का ऑफिशियल लेटर्स ही है आपका। नेक्स्ट जो है, अगर मैं बात करूँ बिजनेस लेटर्स, तो बिजनेस लेटर में आप बिजनेस से रिलेटेड इसमें काम होता है। सपोज ये आपने किसी कंपनी से कुछ मंगवाया या फ्लिपकार्ट से कुछ मंगवाया और वो आपका डैमेज निकल गया या कुछ प्रॉब्लम आ गया उसमें, तो आप उससे बिजनेस लेटर की तरह उसे जाकर मतलब रिपोर्ट कर सकते हैं कि ऐसा है या इस प्रोडक्ट में कुछ डिफेक्टिव था। दिस सच काइंड्स ऑफ जो लेटर से आपका आएगा वो बिजनेस पर्पस में आ जाएगा। नेक्स्ट जो है आपका लेटर्स टू द एडिटर्स। एडिटर्स के पास क्या होता है कि हम लोग को अगर कुछ बताना है या कुछ ऐसा चीज़ जो मुझे एडिटर्स को पहुंचाना है, कोई प्राइवेट रिपोर्ट हो या फिर कुछ ऐसा खुलासा करवाना है जो आप डायरेक्टली कहीं पे नहीं जा सकते हैं, तो उसके बारे में आप एडिटर्स को बता सकते हैं। या सपोज कीजिए आप डेली द हिंदू के एडिटोरियल्स पढ़ने वाले रीडर्स हैं और आपको एडिटर्स को कुछ सजेशन करना है या कुछ बताना है कि आपने इसमें कुछ कमी किया है या आपको उससे कुछ प्रॉब्लम है, तो आप उसे बता सकते हैं। प्रॉब्लम होने का मतलब होता है कि हो सकता है वो आपके धर्म को या रिलीजियस को शायद वो मतलब कुछ अच्छा नहीं बता रहे हों, या और भी रिलेटेड कुछ आपको अगर लगता है उसमें इशू, तो आप उसे एडिटर्स को बता सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका है वो है जॉब एप्लीकेशन। जॉब एप्लीकेशन लेटर्स है, जैसे आपको कहीं स्कूल में जाकर पढ़ाना है तो आप अपना एक जॉब एप्लीकेशन वहाँ पे जाकर सबमिट करते हैं कि मुझे जॉब चाहिए। इसके बारे में हो सकता है आपको पेपर से न्यूज़ मिला हो या फिर कोई दोस्त या कोई टीचर्स ही बताए होंगे कि वहाँ जॉब खाली है। तो ये तो मैं स्कूल बता रहा हूँ, आपको आसपास में किसी भी कंपनी में अगर जॉब के लिए जाते हैं या एनीवेयर किसी भी जगह पे आप जॉब के लिए जाते हैं तो आप एक जॉब एप्लीकेशंस लिखते हैं। अब इन सब में जो आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो है आपका ऑफिशियल लेटर्स। क्यों? तो ऑफिशियल लेटर्स के बारे में सारे का फॉर्मेट सेम होता है, बट मैं फिलहाल ऑफिशियल लेटर्स के बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा, मैं सबके बारे में हिंट्स कर दूंगा कि ये कहाँ से कैसे लिखना होता है। तो हाउ टू राइट एप्लीकेशंस या हाउ टू राइट लेटर्स, इस पे आप लोग हेडिंग डाल लीजिए और मैं इसके सारे स्टेप्स को लिखता चला जाता हूँ। ये फॉर्मेट का पहले आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं बताता हूँ। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं बताता हूँ, ये जो फॉर्मेट मैंने लिखा है ये सीबीएसई का पैटर्न पे मैंने लिखा है, और आप लोग जितने भी मेंस के एग्जाम देने वाले हैं, अगर बैंकिंग का देने वाले हैं या एसएससी का देने वाले हैं, उसमें क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि सीबीएसई के न्यू फॉर्मेट पे लिखना है। और न्यू फॉर्मेट पे लिखने के लिए ही आपको मार्क्स मिलते हैं। और उसमें जो था, जो हम लोग बचपन से पढ़ते थे पहले, कि हम लोग सेंडर्स एड्रेस इस साइड लिखते थे राइट हैंड साइड में, वो अब ओमिटेड कर दिया गया है।
उसे अब नकार दिया गया है, मतलब वो अब ट्रेंड में नहीं है। अब क्या होगा कि आपका सेंडर्स एड्रेस, मतलब आप जो हो जहां से भेज रहे हो वो अपना एड्रेस जो आप लिखोगे वो लेफ्ट हैंड साइड में लिखोगे, सबसे पहले लिखोगे। सपोज कीजिए आप लेटर लिख रहे हैं मेरे पास पहुंचने वाला है, तो मैं तो यही उम्मीद करूंगा ना कि लेटर्स कहाँ से आया, पहले तो मैं वही देखूंगा ना। तो मैं लेटर्स चेक करता हूँ मेरे पास लेटर्स कहाँ से आया, तो उसमें आपका एड्रेस मुझे मिला, तो डैट मीन्स आपका जो एड्रेस होगा सेंडर्स एड्रेस वो आपको लिखना है। और इसमें तो मैं कुछ डिटेल नहीं बता सकता हूँ क्योंकि आप कहाँ कहाँ रहते हैं, आप लोग सब डिफरेंट जगह से बिलोंग करते हैं, तो आप अपना एड्रेस देंगे। ठीक है, कुछ लोग अड़ोसी पड़ोसी का भी एड्रेस दे सकते हैं, मतलब अपने फैमिली मेंबर्स का, मेरे दादाजी वहाँ रहते हैं वहाँ का एड्रेस डाल दिया। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका डेट, अब मेरे पास एक लेटर आपने भेज दिया, मैंने लेटर देख लिया, आप तो देखना होगा ना कि इसी ईयर का था या पिछले साल का लेटर मेरे पास अभी पहुंच रहा है, तो डेट मैं देखूंगा कि अच्छा ये करंट का डेट क्या है, मतलब अभी मेरे कोई फैंस ने मुझे लेटर भेजा है, तो मैं काफ़ी खुश हो जाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका आता है द नेम एंड एड्रेस ऑफ द एड्रेसी, जिसने लेटर, जिसके पास लेटर भेज रहे हैं उसके पास लेटर्स, उसका एड्रेस होना चाहिए। मैंने तो पहले चेक कर लिया लेटर्स कहाँ से आया, किस डेट में आया। अब मैं कंफर्म होना चाहता हूँ ये लेटर्स मुझे ही भेजा गया था या किसी और डिपार्टमेंट में। सपोज कि मैं होम मिनिस्ट्री में काम कर रहा हूँ, तो वहाँ तो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट आपका वो होता है ना डिपार्टमेंट, तो उसमें आप किस डिपार्टमेंट में भेज रहे हैं वो तो मैं चेक करूंगा ना। तो मुझे पता चला कि आपने मेरे पास ही भेजा, या टू द प्रिंसिपल भेजा, टू द एडिटर भेजा, टू द वीडियो भेजा, टू द पुलिस कमिश्नर भेजा, तो जिसके पास भेजा उसका एड्रेस आप यहाँ देंगे। और मैं एक ट्रिक बताता हूँ आपको, जो मैंने अपना स्मार्ट माइंड लगाया था एग्जाम में। जब मैंने एसएससी का मेंस का एग्जाम देने के लिए मुझे इलाहाबाद में मिला था सेंटर, और जब मैं वहाँ इलाहाबाद गया था तो मैं ये चीज़ को करके गया था, रट कर गया था कि कुछ डिफरेंट इंपॉर्टेंस जो आपका एड्रेस होते हैं उनके पिन कोड मैंने रट लिया था। और आपको बिलीव नहीं होगा, मैंने उस समय सिर्फ एक ही पिन कोड रटा था, दिल्ली का रटा था, और जो था वो अपना झारखंड उड़कान और बिहार उहार का आसपास का एरिया का रट लिया था। और मुझे परमानेंट मतलब अच्छे से जो पिन कोड रटा हुआ था वो दिल्ली का था, और मुझे बहुत अपने आप पे भरोसा था कि दिल्ली के पिन कोड से रिलेटेड कुछ आएगा जिसमें मुझे दिल्ली पे ही लिखना होगा। और मुझे वैसा लेटर्स ही मुझे मिले थे जिससे मुझे दिल्ली होम डिपार्टमेंट को ही, होम मिनिस्ट्री को ही उसमें बताना था कुछ, तो होम मिनिस्ट्री के लिए मैंने दिल्ली का पिन कोड रट कर गया था। और ये आपका एक पॉजिटिव मार्क्स देता है वहाँ पे, जो रीडर्स होते हैं जो आपके एप्लीकेशन चेक कर रहे होते हैं उनके पास ये चीज़ बहुत अच्छा खटकता है कि अरे इस बच्चे ने इतना पिन कोड रटा हुआ है, क्योंकि वहाँ पे तो मोबाइल अलाउड नहीं होता है। डेट मीन्स वो उनको भी पता चल जाता है कि आप इतने टैलेंटेड है कि आपने उनका पिन कोड राइट लिखा है। ठीक है, वहाँ पे अगर नहीं आता है तो पिन कोड आप नहीं लिखेंगे, उस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। वन मोर थिंग जो मैं बता रहा हूँ, ये सारे एड्रेस वगैरह जो कुछ भी लिखेंगे आप उसमें ना ही कहीं पे कॉमा देंगे और ना ही कहीं पे फुल स्टॉप देंगे, ये भी न्यू ट्रेंड में ओमिट कर दिया गया है। नेक्स्ट लाइन आप और ये सारा चीज़ जो है अगर आपने लाइन वाली कॉपी में लिख रहे हैं, आप लिखिए स्कूल में अगर लिख रहे हैं तो वन लाइन छोड़कर लिखेंगे, और व्हाइट पेपर पर लिख रहे हैं तो वहाँ तो आपको पता ही नहीं चलता आपने वन लाइन छोड़ा है या नहीं छोड़ा है। ठीक है, थर्ड चीज है आपका सब्जेक्ट, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट आपका उसका जो पार्ट होने वाला है वो है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट को आपको कैची लिखना है, एकदम प्रिसाइज लिखना है, बहुत सटीक लिखना है और छोटा सा लिखना है, और उससे आपका पता चलना चाहिए कि आपने किस चीज़ पे टॉपिक पे आपने लिखा। सपोज कीजिए अभी कोरोना काल चल रहा है और आपने अभी सिर्फ कोरोना से रिलेटेड कुछ न्यूज़ डाला, तो उसमें तो सब गवर्नमेंट पास जाएगा तो लगेगा तो बहुत जगह से डिफरेंट जगह से कोरोना पे ही न्यूज़ आ रहा है, तो शायद वो कॉर्नर में रखा जाए। बट आपको कुछ हाईलाइटेड पॉइंट्स मेंशन करना है, कुछ डिफरेंट सब्जेक्ट पे भेजना है, तो वैसा आपका सब्जेक्ट होना चाहिए कि रीडर्स को भी पता चले कि ये बहुत अर्जेंट वर्क है, और उसे डायरेक्ट होम मिनिस्टर को ट्रांसफर किया जाए। आपको पता भी होगा कि आपके जितने सेंट्रल मिनिस्टर्स भी जो होते हैं ना, वो भी पीएमओ को आपका लेटर्स में ही बात करते हैं, लेटर्स में ही वो अपना कुछ चीज़ को भेजते हैं। प्राइम मिनिस्टर को भी अगर कुछ रिपोर्ट करना है तो वो लेटर के द्वारा ही वहाँ पे पहुँचता है, डायरेक्टली फोन लगाकर हेलो हाउ आर यू करके नहीं जाया जाता है वो। ठीक है, तो इसलिए आप लोग पावर ऑफ लेटर को समझिए कि लेटर आपका कहाँ तक इंपॉर्टेंस रखता है। नाउ अब आप देखेंगे सब्जेक्ट आपने लिख लिया, काफ़ी छोटा लिखना है ताकि टॉपिक आपको एक्चुअली पता चले उससे कि आपने लिखा किस बारे में। नेक्स्ट पॉइंट इज सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने लिखा, आपको पता है कि जो रिलेटेड अथॉरिटी अगर वो वहाँ पे सर रहते हैं तो आपको सर या डियर सर लिखना है, या फिर कोई मैम है तो वहाँ पे मैम के साथ में आपको लिखना है। ठीक है, ये सैल्यूटेशन होता है, इसी को सैल्यूटेशन नाम देते हैं। नेक्स्ट इज द बॉडी कंटेंट। इसके बारे में मैं फर्दर भी बात करूंगा, लेकिन मैं यहाँ पे बताता हूँ ये बॉडी कंटेंट होता क्या है। बॉडी कंटेंट में आपको किस चीज़ से प्रॉब्लम है उसके बारे में काफ़ी डिटेल आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। वर्ड लिमिट तो जनरली 150 का ही दिया जाता है एग्जाम वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट आपका ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह का लेटर लिखना चाहते हैं, उसमें क्या ग्रेवियंस लिखना चाहते हैं, क्या रिपोर्ट देना चाहते हैं,
कुछ भी चीज़ अगर मेंशन करना चाहते हैं इन अ नटसेल, संक्षेप में, टू द पॉइंट, और वर्ड्स का भी बहुत हाई फाई वर्ड्स यूज नहीं करना है। अगर आप एग्जाम भी दे रहे हैं तो वर्ड्स के ऐसा वर्ड्स यूज नहीं कीजिए जो आपने रिसेंटली रट लिया और शायद पढ़ने वाले को समझ में ना आए, क्योंकि वो लोग जो होते हैं वो काफ़ी एक्सपीरियंस ऑफिसर्स लोग होते हैं, तो उनके टाइम का वर्ड्स, और आजकल आपको पता है बहुत सारे नए नए वर्ड्स आ रहे हैं, तो ये चीज़ आप लोग ना करें कि अपना वर्ड्स का आर्ट ऑफ द वर्ड्स दिखा रहे हो। बहुत सिंपल वर्ड्स यूज करना है, बट पढ़ने में रीडर्स को एक स्टोरी फ्लो में समझ में आए। ऐसे नहीं जिग जैग, यहाँ का स्टोरी यहाँ, यहाँ का स्टोरी यहाँ, कुछ टोन ही नहीं पता चला आपने बताया गया। तो एक फॉर्म में, एक टोन में बताना है। जैसे अगर आपने मलेरिया के बारे में मेंशन किया तो ऐसा नहीं सर यहाँ बहुत सारे मच्छर हैं, अब यहाँ पे प्रॉब्लम शुरू हो गया, बहुत लोग बीमार पड़ गए। आपको काफ़ी डिटेल से बताना है कि काफ़ी दिनों से गंदगी यहाँ पे सफाई नहीं हो रही है, इसके कारण नालियाँ चॉप्ड हो गई हैं, बंद हो गई हैं, और इससे रिलेटेड आपका हेल्थ इशू आपका स्टार्ट हो रहा है। तो ये एक फॉर्म होता है, एक टोन होता है कि पॉजिटिव आपने एक लेवल को बढ़ाता चला गया, डिटेल स्टोरी बताया उन्हें। नेक्स्ट लाइन है आपका कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, जिसमें आप लोग को लिखते हैं योर्स ट्रूली, योर्स फेथफुली, ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज होता है। या फिर आपने कि अगर आप ऑफिसर्स या मान लीजिए किसी अगर स्कूल में आप लोग हैं तो वहाँ पे आप लोग टीचर को कुछ लिखते हैं तो वहाँ पे आप लिख सकते हैं योर सिंसियरली, क्योंकि वो टीचर आपको पर्सनली भी जानते होंगे। ठीक है। नेक्स्ट लाइन इज सिग्नेचर और डेजिग्नेशन। सिग्नेचर आपको लिखना है लास्ट में, जैसे मेरा नाम गौरव तो मैं लास्ट में गौरव लिख दूंगा। और अगर मेरा कोई पोस्ट होगा या कोई डेजिग्नेशन है, या जैसे मान लो मैं प्रिंसिपल को लिख रहा हूँ, मैं वहाँ का टीचर हूँ तो लिख दूंगा टीचर, या कोऑर्डिनेटर हूँ या कुछ भी हो वहाँ का, तो मैं अपना डेजिग्नेशन नीचे मेंशन कर दूंगा। या स्कूल कैप्टन हूँ, ग्रुप टैप कैप्टन हूँ, कुछ भी हूँ वहाँ पे, तो वहाँ पे मैं मेंशन कर सकता हूँ। तो दिस इज ऑल अबाउट द फॉर्मेट। ये फॉर्मेट सीबीएसई का फॉर्मेट है। फॉर्मेट को आपको मैं याद करवाता हूँ एक कहानी के द्वारा। आपको मालूम मैं आपका फ्रेंड हूँ, आपको मुझे लेटर्स लिखना है, तो पहले तो मुझे पता चलना चाहिए ना किससे कहाँ से लेटर आया, तो मुझे आप बताओगे अपना एड्रेस, फिर कब आया तो एक डेट बताओगे, फिर ये आपने मेरे को ही भेजा या मेरे पड़ोसी को या मेरे फैमिली मेम्बर को भेजा, ये भी आप बताना चाहोगे, तो उससे इसके लिए आप ना मुझे मेरा एड्रेस लिखोगे कि ये आपके पास मैंने बताया। अब फिर मेरा सब्जेक्ट दोगे ना कि मैं मान लो 2 पेज का लेटर है आपका, तो मैं क्यों पढ़ूँ, मेरे पास हजारों लेटर्स आते होंगे, तो इसलिए आपका सब्जेक्ट इतना कैची होना चाहिए कि मुझे लगा अरे वाह इसने कुछ अच्छा चीज़ बताया। हो सकता है आपने मुझे सजेशन किया हो कुछ, तो सजेशन के लिए सब्जेक्ट अच्छा डालेंगे तो मैं उसे रीड करूँगा। फिर मेरा सैल्यूटेशन वहाँ डालेंगे सर मैम या कुछ भी करके, तो मैं तो सर हूँ तो सर ही करके लिखेंगे आप, तो मुझे लगेगा काफ़ी अच्छा आप रिस्पेक्ट दे रहे हैं मुझे। उसके बाद आपका बॉडी कंटेंट होगा, वाट एवर द इशू इज देयर। आप बोल सकते हैं सर आपके वीडियो में क्लैरिटी प्रॉब्लम हो सकता है, लाइट प्रॉब्लम हो सकता है, साउंड प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर बोलेंगे सर आपने जितना कम संसाधनों के साथ, कितना कम रिसोर्सेज के साथ आप इतना अच्छा कंटिन्यू दे रहे हो क्लास, तो ये भी आपका एक अप्रिशिएशन मुझे मिल सकता है कि लिमिटेड सोर्स के साथ भी आप इतना अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवा रहे हो, तो ये मेरे लिए फीडबैक हो सकता है। उसके बाद अपना एक सैल्यूटेशन दे देंगे कि आप कौन है क्या है, अगर आप किसी चीज़ का कहीं कोचिंग के अगर कुछ हैं या और भी कुछ है, मतलब डेजिग्नेशन अगर आप देना चाहते हैं कि सर मैं इस स्कूल से बिलोंग करता हूँ मैं आप, तो ये सब चीज़ आप उसमें मेंशन कर सकते हैं। तो एक तरीका हो गया, कहानी हो गया कि मैं कैसे कैसे किसी को लेटर्स भेज सकता हूँ। नेक्स्ट चीज़ होता है कि अब आप लेटर्स ने आप लोगों ने लेटर्स को लिख लिया, तो उससे आप पोस्ट कैसे करते हैं। तो आप लेटर्स को आप डायरेक्टली अपने नज़दीकी जो पोस्ट ऑफिस होता है वहाँ पे जाकर 2 टाइप से लेटर्स को पोस्ट कर सकते हैं। अगर आपको अर्जेंट है तो आप स्पीड पोस्ट वहाँ लगवा सकते हैं, अगर आपको अर्जेंट नहीं है 3-4 दिन बाद भी पहुँचे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप जनरल टिकट डालकर, पोस्टल टिकट जो मिलता है उसे डालकर आप भेज सकते हैं। तो ये तो तरीका हो गया लेटर्स को भेजने का। सो दिस इज ऑल अबाउट द लेटर्स राइटिंग। अब आपको लेटर्स राइटिंग में 2 प्रॉब्लम आएगा। पहला प्रॉब्लम आएगा इसमें द नेम एंड एड्रेस ऑफ द एड्रेसी। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, किसी भी डिपार्टमेंट के बारे में अगर आपको कुछ भी नहीं पता तो द कमिश्नर और उस डिपार्टमेंट का नाम लिखेंगे और एड्रेस लेकर छोड़ देंगे। जैसे मुझे लिखना है द पुलिस कमिश्नर, तो मैं द पुलिस कमिश्नर लिख दूंगा, एड्रेस लिख दूंगा। द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को अगर लिखना है तो द कमिश्नर या द ऑफिसर, द कमिश्नर लिखेंगे और इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट लिख देंगे। अगर आपको वीडियो को लिखना है तो द ऑफिसर, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, और जो एड्रेस होगा वो लिख देंगे। अगर आपको ब्रांच मैनेजर को लिखना है, बैंक मैनेजर को लिखना है, तो लिखेंगे द ब्रांच मैनेजर, बैंक ऑफ इंडिया, या जिस भी बैंक से आप बिलोंग करते हैं उसके बारे में लिख देंगे, वो आपका हो गया। तो ये बचपन से मुझे भी पहले प्रॉब्लम होता था, बट ये एक बहुत ही सिंपल तरीका है। मुझे जिस भी ऑफिसर के पास लिखना तो ऑफिसर के पास ही है, तो मैं द कमिश्नर लिख दूँ या द ऑफिसर लिख दूँ, और उसके बाद रिलेटेड आपका जो एड्रेस होगा या कोई डिपार्टमेंट होगा वो लिख दूंगा। ये 2 चीज़ याद रखना है। ये बहुत ही जनरल पर्पस में है, बहुत ही पोलाइट वे में है, आप इसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो आपका आता है बॉडी कंटेंट।
बॉडी कंटेंट में मैं बता दूं, आपको जरा सा भी डरना नहीं है। आपका सिचुएशन, आपकी प्रॉब्लम दूसरे पर्सन को क्यों मैं बताऊं कि मुझे कैसे बताना है। आपका प्रॉब्लम है, आप बहुत अच्छे से सिंपल लैंग्वेज में लिखेंगे। मैं इस मोहल्ले से बिलोंग करता हूं, जैसे उनको बताना हो आई एम गौरव कुमार बिलोंग्स टू दिस लोकेलिटी। ये आपका एड्रेस हो गया, पता चल गया। अब आपका इशू जो है, जैसे मेरा यहाँ पे लोकेलिटी में अगर इशू है कि यहाँ इलेक्ट्रिसिटी आपका बहुत बार बार कटता है, या इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई अच्छा नहीं है, या वाटर सप्लाई अच्छा नहीं है, तो उससे रिलेटेड मैं अपना इशू लिखूंगा। उससे अगर कुछ सॉल्यूशन अगर मुझे देना है कि सर इसके लिए क्या कर सकते हैं आप, तो वो आप उसमें लिख सकते हैं। अदरवाइज आप बोलेंगे सर प्लीज टेक एक्शन अगेंस्ट इट, तो वो क्या होगा कि उससे पता चलेगा कि आपने उनको बोला है कि इस पर एक एक्शन लेने के लिए। तो ये बॉडी लैंग्वेज होता है, बॉडी कंटेंट होता है। तो आई होप आपको लेटर लिखना समझ में आ गया होगा। दिस इज द आर्ट ऑफ लेटर राइटिंग। बहुत कंपलसरी है, बहुत ये नहीं कि आपको सिर्फ एग्जाम के लिए पढ़ना है, ये एक पावर है और इससे आप इस पावर को आप यूज कीजिए। अगर आप भी कहीं जाते हो, किसी डिपार्टमेंट में आपको मतलब इंसल्ट किया जाता है, या पे दिखाया जाता है मैं इस चेयर पे हूँ, तो मैं बता दूं जो जिस चेयर पे होता है ना, उसके ऊपर वाले चेयर से उसको सबसे ज़्यादा फियर होता है। जैसे ही आपने उसके ऊपर वाले चेयर के पास ये चीज़ आपने भेज दिया लेटर ना, तो वो नीचे वाला चेयर वाला फिर आपको काफ़ी पोलाइट वे में बात करेगा। तो इसका आप लोग यूज कीजिए, क्योंकि ऑल आर ह्यूमन बींग्स, हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं, और हम लोगों का नेचर होता है गुस्सा करना, शांत होना। और अगर पब्लिक सर्वेंट जो है, जो गवर्नमेंट जॉब में है, उनको तो और अच्छे से पोलाइटली बिहेव करना चाहिए, क्योंकि उनकी सैलरी भी हमारे टैक्स से ही आती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द लेटर्स पार्ट्स। इसके बारे में मैं फर्दर और भी सेकंड पार्ट भी इसका लाऊंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद,